नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का क्लास नंबर 2। दोस्तों, यदि आप लोग क्लास नंबर 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम क्लास नंबर 2 में देखेंगे वर्णमाला या अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्नों को, और प्रश्नों के साथ डिटेल भी करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, अल्फ़ाबेट या वर्णमाला को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, तो आज इसका पार्ट 1 है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों के साथ डिटेल भी करते चलेंगे, जिससे कि आपको और कहीं से वर्णमाला की वीडियो नहीं देखनी पड़ी। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है, यह प्रश्न उन सभी परीक्षाओं के लिए संजीवनी बूटी के समान है। दोस्तों, यह स्पेशली सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट आदि परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। तो दोस्तों, वर्णमाला पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या वर्ण है? तो दोस्तों, यदि बात की जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वह है वर्ण। इसी को हम ध्वनि के नाम से भी जानते हैं। ध्वनि या वर्ण कहे, दोनों में से कोई एक हो तो हम उसको सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि जो भाषा की इकाई है वह बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार चलती है। तो यदि बात की जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वह है ध्वनि या वर्ण, उससे बड़ा अक्षर, फिर इसके बाद पद या शब्द आता है, इसके बाद पदबंध, इसके बाद उपवाक्य और इसके बाद वाक्य आता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि भाषा की जो इकाइयाँ होती हैं वह किस क्रम में चलती हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो दोस्तों, यदि कहा जाए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। दोस्तों, समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा कि का, हमने लिखा अलग का, फिर अलग लिखा ख, अलग लिखा गा। तो दोस्तों, यह तो वर्ण हो गए, क्या हो गए? वर्ण। लेकिन यदि कहा जाए कि जैसे हम कहते हैं कि का वर्ग, जैसे मतलब का वर्ग में का हो गया आपका, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, अंग्या हो गया। उस तरीके से चा वर्ग हो गया, चा, छा, जा, झा, इया। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है? एक क्रम से वर्णों को व्यवस्थित किया गया है। तो इसे ही क्या कहते हैं? हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क, ख, या, रा, चा, जा, टाड़ा। तो यदि कहा जाए कि राइट आंसर कौन सा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि यह ध्वनियाँ जो होती हैं, जैसे कंठ ध्वनियाँ, मूर्धन्य ध्वनियाँ या ताल ध्वनियाँ या ओष्ठ ध्वनियाँ, किस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं या इसको हम किस प्रकार बता सकते हैं कि यह ध्वनि किस प्रकार की ध्वनि है। तो दोस्तों, डिटेल में देखते हैं कि जो हमारी ध्वनियाँ होती है, जो हमारा यह मुख है या जो हमारा सिर का ये हेड का पूरा भाग है, यहीं से इन ध्वनियों का उच्चारण होता है। तो सबसे पहले आपका आता है कंठ ध्वनि, कंठ या कंठ ध्वनि। तो दोस्तों, कंठ ध्वनि के अंतर्गत आता है अ, अह, का वर्ग। का वर्ग का मतलब होता है जैसे क, ख, ग, घ, अंग्या। यह हो गया आपका का वर्ग। और आता क्या है? हा। तो दोस्तों, यदि कहा जाए कि का वर्ग के अंतर्गत हमने देखा कि कौन कौन सी ध्वनियाँ आती हैं। इसके बाद आता है आपका ताल या तालव्य कहते हैं। तो ताल या तालव्य जो होता है यह ई, फिर चा वर्ग और या और शा आता है। इसके बाद आता है आपका मूर्धन्य या मूर्धा। तो मूर्धन्य या मूर्धा में री आता है, टा वर्ग आता है और शा आता है। दोस्तों, यदि आप लोग इसकी डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं, थ्योरी की वीडियो देखना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से वर्णों के उच्चारण स्थान के नाम से वीडियो पड़ी है, वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि मूर्धन्य या मूर्धा क्या है या कौन सी ध्वनियाँ आती हैं। इसके बाद आता है आपका दंत। क्या आता है? दंत। तो ता वर्ग आता है, ता, था, दा, धा, ना और शा आता है। इसके बाद आता है आपका ओष्ठ या ओष्ठ। तो उ और पा वर्ग। तो एक होता है आपका दंतमूल, दंतमूल या वर्स्य। तो या और ला जो है यह दंतमूल या वर्स्य वर्ण है। इसके बाद आता है नासिक। नासिक के बहुत ही बार पूछा गया है। नासिक के क्या अर्थ होता है कि जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं, यदि वर्ण बोलते समय कुछ ध्वनि हमारे नाक के माध्यम से निकलती हैं, तो हम उन्हें नासिक के कहते हैं। जैसे अंग, अंग्या, ञ, ण, न और मा। क्योंकि हम इसको बोल रहे हैं तो यह जो कुछ ध्वनियाँ हैं क्या है, हमारे नाक के माध्यम से
निकल रही हैं। इसके बाद देखेंगे दंत प्लस ओष्ठ, इसे हम दंतोष्ठ के नाम से भी जानते हैं। यह भी बहुत बार पूछा जाता है कि दंत प्लस ओष्ठ, तो वह है आपका वर्ण वा। वाह, दंत ओष्ठ का मतलब कि इसको बोलते समय दंत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है। इसके बाद आते हैं का ओष्ठ प्लस कंठ, कंठोष्ठ इसे कहते हैं। तो कंठोष्ठ के अंतर्गत आता है ओ, औ और अ। इसके बाद आता है कंठ प्लस तालु, जिसे हम कंठ तालु कहते हैं। तो कंठ तालु के अंतर्गत आता है ए और ए। दोस्तों इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमने कहा कि कंठ ध्वनियाँ, अर्थात ध्वनियाँ जहाँ से निकलती, जैसे हमने कहा कि क, तो हमारी ध्वनि कहाँ से निकल रही है, कंठ से निकल रही है। यह और कहीं पर यह टच नहीं कर रहा है। तो क्या है क, तो क हमारा कंठ से निकला, ख यह भी कंठ से निकल रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह कंठ ध्वनियाँ हैं। जैसे हमने कहा कि दंत, या दंत ध्वनियाँ जो हैं, तो हमने कहा कि त थ द ध, तो हमारी जीवा जो है वह दंत में टच कर रही है, इसलिए हम इसे दंत बोलते हैं। इसी तरीके से आप लोग बोलकर भी बता सकते हैं कि किस वर्ण में कौन सी ध्वनियाँ हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा। अभी हमने डिटेल देखा है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, ग या घ, च या झ, ड और ढ, या प या फ। तो दोस्तों हमने बताया कि सबसे पहले क्या आता है, कंठ, इसके बाद आता है ताल, इसके बाद आता है आपका मूर्धन्य। तो दोस्तों यदि मूर्धन्य की बात की जाए तो मूर्धन्य है आपका टा वर्ग। तो टा वर्ग का कौन सा वर्ण है, तो ऑप्शन नंबर तो दोस्तों यदि बात की जाए कि टा वर्ग की, तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए कि टा वर्ग जो है, टा वर्ग का कौन सा वर्ण है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डा। और डा क्या है आपका मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। निम्न में अल्प प्राण कौन सा है, या कौन सा वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों अ, क, ग, थ, ध, फ, भ। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि अल्प प्राण के अंतर्गत कौन आता है, तो अल्प का मतलब होता है कि थोड़ी, जिसको बोलने में हमारे मुख से थोड़ी सी हवा निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। तो दोस्तों अभी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर राइट आंसर को देख लेते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क और ग, क ग। दोस्तों इसको हम बोल रहे हैं तो हमारे मुख से क्या करें, ध्वनियाँ कम निकल रही। यदि हम वहीं बोले कि ख, तो ख हम बोलने में हमें क्या है, मुख से ध्वनियाँ क्या है, अधिक निकल रही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, का और गा। दोस्तों देख लेते हैं कि अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं और महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, यह कह सकते हैं कि हर वर्ग का, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। जैसे हम कह सकते हैं कि का वर्ग का कौन सा वर्ण अल्प प्राण है, तो हमने कहा कि पहला कौन सा है, क, तीसरा कौन सा है, ग, और पांचवा कौन सा है, तो अंग्या। तो दोस्तों पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या होता है, हमेशा किसी भी वर्ग का वह होता है आपका अल्प प्राण। तो दोस्तों यदि महाप्राण की बात की जाए कि महाप्राण क्या है, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, या हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होता है। जैसे हमने कहा कि का वर्ग का कौन सा वर्ण महाप्राण हो सकता है, तो दूसरा, ख और घ। जैसे हम बोल रहे हैं क, ख, ग, घ, अंग्या। इस तरीके से बोलकर भी हम समझ सकते हैं कि कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है। निम्न में नासिक व्यंजन कौन सा है, इसमें पूछा है कि नासिक के व्यंजन कौन सा। अभी हमने बहुत डिटेल में बताया कि नासिक व्यंजन क्या होता है और उसको किस तरीके से हम पहचान सकते हैं, श, ञ, ग या जा। तो दोस्तों हमने बताया कि नासिक का क्या मतलब होता है कि ऐसा वर्ण जिसको बोलने पर कुछ ध्वनियाँ क्या होती है, नाक से निकलती हैं, उसे हम नासिक कहते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ञ। क्योंकि ञ को बोल रहे हैं तो हमारी ध्वनियाँ कुछ क्या है, वह नाक से भी निकल रही है, इसलिए आपका राइट आंसर है ञ। ए वर्ण क्या कहलाते हैं, नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि ए वर्ण क्या है, आपका कंठ और तालु या कंठ तालव्य होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह वर्ण कौन से हैं, अ, ई, उ, अंग, अ। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह की बात की जाए तो वह है आपके अंग और अह, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निम्न में बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, पुनः, इलाहाबाद,
दिल्ली, उत्साह। तो दोस्तों द्वित्व व्यंजन का मतलब कि जहाँ पर एक ही वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ हो उसी को हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे हमने कहा कि पुनः, यहाँ पर यह क्या है, एक वर्ण का एक ही बार प्रयोग है इसलिए यह नहीं होगा। इलाहाबाद भी नहीं होगा। लेकिन दिल्ली में ला का 2 बार प्रयोग हुआ है इसलिए द्वित्व व्यंजन क्या है, कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या संघर्ष स्पर्शी? तो दोस्तों राइट आंसर है कि यह व्यंजन जो कहलाते हैं वह संघर्षी कहलाते हैं, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इन व्यंजनों को हम ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। यदि यारा लावा की बात की जाए तो वह होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, लेकिन स ख स ह जो है यह आपका ऊष्म व्यंजन कहलाता है। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ख ग उ ऐ औ स। तो दोस्तों नवीन विकसित ध्वनियों की बात की जाए तो ख और ग जो यहाँ पर आपकी बिंदी सी दिख रही है यह क्या है, एक इन ध्वनियों का मतलब एक अलग ही बना देता है। तो दोस्तों ये इन ध्वनियों को हम अरबी फारसी ध्वनियाँ भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि नवीन विकसित ध्वनियाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ख, च, म और ठ। तो दोस्तों पूछा है घोष और अघोष। आपको किसी भी परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाए कि घोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण कौन सा है। तो यहाँ पर पूछा है कि घोष वर्ण। तो यदि बात की जाए कि यहाँ पर राइट आंसर क्या है, तो दोस्तों इसको पहले राइट आंसर देख लेते हैं, इसके बाद डिटेल में देख लेंगे। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि राइट आंसर क्या है आपका, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, म। यह क्या आपका घोष वर्ण है। तो दोस्तों डिटेल में देख लेते हैं, अभी हमें समझ में आ जाएगा किस प्रकार से हम इसको पहचान सकते हैं। तो अघोष हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष वर्ण होता है। जैसे का वर्ग का पहला क्या है आपका क और दूसरा है क्या, ख। तो पहला और दूसरा व्यंजन क्या हो जाएगा आपका, तो अघोष हो जाएगा। यदि बात की जाए कि सघोष या घोष वर्ण क्या है, तो तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन क्या है, घोष या सघोष वर्ण है। जैसे हमने कहा कि का और ख्या क्या है आपका, अघोष है, और ग, घ और अन्य क्या है आपका, यह घोष या सघोष है। तो दोस्तों कौन सा अमानक वर्ण है? तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए कि अमानक वर्ण कौन सा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों कुछ इस तरीके से लिखा जाता है अमानक वर्ण को, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इस तरीके से अमानक वर्ण लिखा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी ध्वनियाँ हैं? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिणी भाषाओं की। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि जो यहाँ पर छोटी छोटी बिंदी लगी हुई है यह नवीन विकसित ध्वनियाँ पूछे या कहे कि अरबी फारसी की ध्वनियाँ कौन सी है, तो यही सारे हो जाएंगे जहाँ पर जिस वर्ण के नीचे एक बिंदी लगी होती है वह है आपकी अरबी फारसी ध्वनियाँ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50 है, 51 है, 52 या 53 है? तो दोस्तों हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों डिटेल में देख लेते हैं इसको। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। यदि बात की जाए कि लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, तो लेखन के आधार पर कुल 52 वर्ण होते हैं, 13 स्वर और 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों देख लेते हैं कि जो यह 45 होते हैं यह किस तरीके से होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्वर हैं री, अंग और अह को नहीं गिना जाता है, इसलिए यहाँ पर 45 होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन भी नहीं होते हैं। लेकिन यदि बात की जाए कि 52 की या कुल व्यंजन की, तो 52 किस तरीके से होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए यह क्या हो गया आपका 13 स्वर हो गया, 35 व्यंजन हो गया। देख लेते हैं कि यह 35 व्यंजन किस तरीके से होते हैं। जैसे आपका का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, यह क्या होंगे आपके, इस तरीके से आपके 35 हो गए। और यदि बात की जाए कि 4 संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, तो आपका ज्ञा हो गया, स्रा हो गया, त्रा हो गया, यह सभी क्या हो जाएंगे आपके 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम भी क्या करते हैं, जोड़ के बता सकते हैं कि कौन कौन से या कुल कितने वर्ण होते हैं, लेकिन उच्चारण के आधार पर पूछे तो 45 होते हैं। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य? तो दोस्तों अभी हमने बताया कि क्या होते हैं छा ध्वनि। तो छा ध्वनि आता है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत या संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
दोस्तों डिटेल में देख लेते हैं कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं यह किस तरीके से या किस किस के मेल से बनते हैं। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि छ का निर्माण किन वर्णों से होता है, तो क प्लस सा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जो पहला अक्षर होगा उस पर हलंत लगा होगा, क प्लस स। त्रा का आपका त प्लस रा, ज्ञ का ज प्लस इया, स्रा का स प्लस रा। दोस्तों यह आपको बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा आप कि कौन सा संयुक्त व्यंजन हो किसके मेल से बनता है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, क, छ, त्र या ज्ञ। दोस्तों आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर पूछा है कि छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। अभी हमने देखा कि जो छ बनता है वह किन वर्णों के मेल से बनता है, तो बनता है आपके क काप्य हलंत प्लस सा। तो यहाँ पर पूछने का अर्थ है कि छ का क्रम किसके बाद आता है। तो दोस्तों जो पहला अक्षर होता है, यदि छ पूछे, ज्ञ पूछे, त्रा पूछे, स्रा पूछे, तो जो पहला वर्ण होता है जिसमें हलंत लगा होता है उसी वर्ण के बाद आता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 का, कि छ का क्रम का वर्ण के बाद आता है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है। अभी हमने बताया कि ज्ञ किन वर्णों के सहयोग से बना है, तो राइट आंसर है ज प्लस इया। ज में हलंत लगा हुआ प्लस इया, इसी की मेल से क्या होता है आपका ज्ञ वर्ण बनता है। यदि पूछ ले कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के बाद आता है, तो जा के बाद आता है। अघोष वर्ण कौन सा है, अ, ज, ह या स। तो दोस्तों राइट आंसर है कि अघोष वर्ण कौन सा है, वह है आपका अ। अभी हमने बताया कि अघोष वर्ण कौन सा होता है, वर्ग का पहला और दूसरा, और जबकि सघोष या घोष वर्ण तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। आप इसे देख लीजिएगा क्योंकि अभी हमने आगे बताया है। तो दोस्तों इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और इसे नोट्स भी बना। क्वेश्चन है कि घ उच्चारण स्थान कौन सा है, या घ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा है, कंठ है, तालु या दंत है। तो अभी हमने देखा कि जो का वर्ग है वह है आपका कंठ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। घ बोलते हैं तो घ, तो क्या होता है हमारे कंठ से आवाज निकल रही है, इसलिए यह क्या है कंठ ध्वनि है। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ड, ज्ञ, अंग, ड़। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो राइट आंसर है ज्ञ। अभी हमने बताया कि कितने संयुक्त व्यंजन हैं, 4 हैं। कौन कौन से, त्र, स्र, ज्ञ और छ। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। पूछा गया है कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा दंत वर्ण नहीं है। तो आपका दंत वर्ण नहीं है आपका, वह है आपका टा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि त, थ, द, ध, न यह सभी क्या है दंत वर्ण है, जबकि टा क्या है आपका मूर्धन्य ध्वनि है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों वर्णमाला के या अल्फाबेट के पार्ट नंबर 1 में हमने कुल 22 क्वेश्चन देखे हैं जो कि परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप इसे 1 से 2 बार देख लीजिएगा। यहाँ पर डिटेल के साथ इस तरीके से कराया गया है कि आप इसको देखेंगे और पेपर में आप उन प्रश्नों को एक हलवे की तरह करके आएंगे। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।